हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का, दैट इज़ लाइजोसोम्स। अब क्या है कि लाइजोसोम्स के बारे में जब हम सुनते हैं तो आज तक आपने सिर्फ सुना होगा कि लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। इसके अलावा ज़्यादा अभी तक आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा कि यही कि इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। लेकिन जो लाइजोसोम्स के बनने का प्रोसेस है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और कौन से की फैक्टर्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ या एज ए मेडिकल स्टूडेंट एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ नीट, वो आज हम डिस्कस करेंगे विद द टॉपिक दैट इज़ लाइजोसोम्स। सो अगर लाइजोसोम्स की बात की जाए तो लाइजोसोम्स की जो डिस्कवरी की थी, सो दे वर डिस्कवर्ड बाय अ वेरी फेमस साइंटिस्ट नेम्ड क्रिस्टन डी डूव। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1955 में, और सबसे पहली बार जो लाइजोसोम्स को ऑब्जर्व किया था, दे वर ऑब्जर्व्ड बाय नोविकोव इन 1956। और एक चीज़ आप इसमें और लिख सकते हैं कि जो लाइजोसोम टर्म था वो भी नोविकोव ने ही दिया था, राइट। अब लाइजोसोम्स को डाइजेस्टिव बॉडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये लेक्चर के फर्दर हम डिस्कस करेंगे, वाई दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बॉडी। अब अगर लाइजोसोम्स को डिफाइन करने की कोशिश करें, सो दे आर बेसिकली मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर्स। तो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि लाइजोसोम्स के बाहर कितनी मेम्ब्रेन होती है। सो बेसिकली इट इज़ ए सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड दिस बाउंडेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सो यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ हुआ है लाइटिक, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे खतरनाक एंजाइम्स होते हैं जो किसी तरह के भी बायोमॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने की काबिलियत रखते हैं। और जो ये बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये माइन्यूट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब जो लाइजोसोम्स बनते हैं, मतलब सेल के अंदर ये एज इट इज स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। तो ये बेसिकली जो गोल्गी बॉडीज़ हमने देखा था, गोल्गी बॉडीज़ का एक बार आप लेक्चर ज़रूर देखें। सो गोल्गी बॉडीज़ का अगर आप स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देखें तो गोल्गी बॉडीज़ के स्ट्रक्चर में हमने ऑब्जर्व किया था, वहाँ से बनते थे अलग अलग तरह के लाइजोसोम्स, राइट। अब अगर आगे बात करें तो लाइजोसोम्स को आप सबने सुना है कि द लाइजोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। सो बहुत सारे बच्चे अभी तक भी कंफ्यूजन में हैं कि लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा क्यों जाता है, वही आज हम बताएंगे। सो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लाइजोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं एंड दीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर वेरी वेरी डेंजरस, राइट। तो जो ये बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, सो तकरीबन 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइजोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। कितने टाइप्स? 50 तरह के, ठीक। सो ये अलग अलग तरह के लाइजोसोम्स हम कह सकते हैं कि जिसमें जो वाला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा वो उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करेगा। सो अब जैसे कि मैंने कहा कि ये सुसाइडल बैग्स हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स को या कौन कौन से कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करने की काबिलियत रखते हैं। सो इसी में से कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। सो जैसे कि सबसे पहला एंजाइम है सल्फेटेजेस। सल्फेटेजेस, सो सल्फेटेजेस सल्फर को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद प्रोटीएजेस, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेप्टिडेजेस, पेप्टिडेजेस, सो ये पेप्टाइड्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लिएजेस, ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लाइपेजेस, कहने का मतलब ये है कि अगर ये पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास लाइजोसोम है जो प्रोटीएजेस टाइप का है, अगर वो सेल के अंदर बर्स्ट हो गया तो सेल के अंदर जितना भी प्रोटीनेशियस कंपोनेंट होगा, ये सारे के सारे प्रोटीन को क्या कर लेगा, वहाँ से डाइजेस्ट कर लेगा। सो दैट्स वाई मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये
सेल के अंदर बर्स्ट हो जाएं। सुसाइडल बैग्स इनको इसलिए कहा जाता है, इफ दे बर्स्ट इनसाइड द सेल, सो इनके अंदर जितने भी वो एंजाइम्स होंगे वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे और उस सेल के अंदर जितने भी उस पर्टिकुलर एंजाइम से रिलेटेड बायोमोलिक्यूल होगा वो सबको डाइजेस्ट कर देगा। अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। उसके बाद लाइपेजेस जैसे फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेजेस, सो जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, राइट। सो ये सारे के सारे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, दीज आर आल्सो नोन एज, इनको एसिड हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। एसिड हाइड्रोलाइसिस या एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी इनको कहा जाता है। इज दैट क्लियर? सो यही मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है इसमें, कि इनका मेन काम क्या है कि ये डाइजेस्ट कर देंगे किसी भी तरह का बायोमोलिक्यूल होगा उसके बेसिस के टाइप पे। सो इनको एसिड हाइड्रोलाइसिस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे वर्क इन एसिडिक कंडीशंस। सो जो ये काम करते हैं जब लाइसोसोम्स, सो कौन सी कंडीशंस में? एसिडिक कंडीशंस में 4 to 5 pH। तो कहने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज दिस इज वन लाइसोसोम। अब इसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है ये पूरा का पूरा क्या है? एसिडिक है। अगर ये फॉर एग्जांपल सेल के अंदर बर्स्ट हो गया तो इसके जितने भी कंटेंट्स होंगे एसिडिक वो सारे के सारे सेल में रिलीज हो जाएंगे और सेल को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए इनको कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्योंकि ये एसिडिक कंडीशंस में काम करते हैं, सो इनका जो एसिडिक नेचर है दैट इज मेंटेन्ड। इनको कौन मेंटेन करता है? H पॉजिटिव एंड प्रोटॉन्स। सो बेसिकली H पॉजिटिव प्रोटॉन्स ही होते हैं। सो आपको पता है कि अगर H बढ़ेगा, H पॉजिटिव बढ़े तो वहाँ पे एसिडिक बिहेवियर बढ़ता है, ठीक। अब एक और बात जो आपको याद रखनी है, यूजुअली ये सेल के अंदर कभी भी बर्स्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट बर्स्ट इन साइटोप्लाज्म। सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये उसमें बर्स्ट नहीं करते हैं। अब क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आया है जो सुसाइडल बैग्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर बर्स्ट कर गए तो इनके अंदर जितने भी ये प्रोसेसेस है, एसिड्स वगैरह जो भी है वो रिलीज हो जाएंगे और सेल की डेथ हो जाएगी। अब जो इनकी कवरिंग रहती है बाहर से, तो इनकी जो कवरिंग होती है ये कैसी हो जाती है? फ्रेजाइल यानी कि फ्लेक्सिबल टाइप। सो इसके दो कारण होते हैं। इसकी कवरिंग फ्रेजाइल कब होगी बाहर से, सॉफ्ट कब होगी? कहने का मतलब अगर कवरिंग इसकी सॉफ्ट हो गई तो ये बर्स्ट हो सकता है। सो बर्स्ट होने के दो ही कारण होते हैं। एक तो पहला क्या है कि अगर ऑक्सीजन का वहाँ से क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन कम है तभी ये बर्स्ट कर सकता है, और अगर वहाँ पे एक्सेस में विटामिन ए या विटामिन ई होगा तो ये तभी वहाँ पे बर्स्ट कर जाएगा, राइट। सो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लाइसोसोम्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि लाइसोसोम्स के टाइप्स कौन से होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम लाइसोसोम के टाइप को डिस्कस करते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम का मेन काम क्या है, ये डाइजेस्ट करते हैं। ये डाइजेस्टिव बॉडीज़ होती हैं जो फॉरेन बॉडीज़ को डाइजेस्ट कर लेती हैं। सो ऑन दैट बेसिस वो जो पर्टिकुलर डाइजेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा है उसी के बेसिस पे लाइसोसोम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जो बनती हैं। लाइसोसोम्स की टाइप्स भी कह सकते हैं। सो यूजुअली एक सेल के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, राइट। एक सेल के अंदर लाइसोसोम की 4 स्टेजेस होती हैं। अब वो जो 4 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको बताया, वो जो 4 स्टेजेस हैं, कहने का मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स हो गए, यानी कि एक लाइसोसोम अपने आप को 4 डिफरेंट वेज में क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, राइट। तो वही देखते हैं अब कि वो 4 अलग अलग टाइप्स कौन सी हैं, क्योंकि एक लाइसोसोम अपने आप को 4 डिफरेंट टाइप्स में एक्सप्रेस करता है, 4 डिफरेंट स्टेजेस में। सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज
polymorphism. So poly means polymorphism simply the lysosome when exist in different morphological states, that is known as poly means different, morphism means morphology. So अभी आप वो डिस्कस करेंगे कि वो चार अलग अलग स्टेजेस कौन सी हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. अभी वो हम समझते हैं कि किस तरह से एक सेल के अंदर लाइसोसोम की चार डिफरेंट स्टेजेस बनती हैं. ठीक, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि सेल के अंदर लाइसोसोम की कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल का मेम्ब्रेन बनाएंगे. सो लेट अस सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. ये सेल का क्या है, मेम्ब्रेन है पूरा का पूरा. तो ये एक पूरा का पूरा क्या है, लेट अस सपोज एक पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन है. इस पे हम थोड़ी स्पेसेस लेफ्ट कर देते हैं क्योंकि बाद में यहीं पे लाइसोसोम्स ही बनेंगे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसेस को छोड़ दिया है. सो अब मैंने क्या बताया आपको कि जो लाइसोसोम है वो किससे बन रहा है, ये बन रहा है गोल्गी बॉडी से. सो अब जो गोल्गी बॉडीज थी मैंने आपको बताया था वो किससे बनते थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर को शो कर देते हैं जो बताएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो लेट अस सपोज दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके ऊपर मैं राइबोसोम बना देता हूँ, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक, सो क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनते थे, गोल्गी बॉडीज. सो ये मैंने बना दिए गोल्गी बॉडीज. ठीक, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी मुश्किल नहीं है. ठीक, ये बन गया लेट अस सपोज गोल्गी बॉडीज. और आपको पता था कि गोल्गी बॉडीज में क्या होते थे, गोल्गी बॉडी से ही बनते थे लाइसोसोम्स. सो गोल्गी बॉडी से स्टक ऑफ होके जो सबसे पहला लाइसोसोम बना वो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक, सो जो सबसे पहला लाइसोसोम होता है, या आप ये कह सकते हैं टाइप नंबर 1 ऑफ लाइसोसोम, इसको बोला जाता है प्राइमरी, इसको बोला जाता है प्राइमरी लाइसोसोम. ठीक, अब क्या होगा, जितने भी सारे के सारे लाइसोसोम बनेंगे वो इसी लाइसोसोम से ही बनेंगे. सो क्या होगा कि आप देखिए इस लाइसोसोम के अंदर कुछ फॉरेन बॉडीज़ है, या मान लीजिए कोई फूड है, कोई अच्छा कोई सेल के काम की भी चीज़ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो सेल उसको डिफ्रेंशिएट कर लेगा आफ्टर डाइजेस्टिंग दिस. सो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है क्या करेगा, इसके अंदर जो ये फूड मटेरियल है या कुछ भी है इसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा. राइट, सो बेसिकली जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, सो आप लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में. प्राइमरी लाइसोसोम जो होगा, सो ये न्यूली पिंच्ड ऑफ होगा, न्यूली पिंच्ड ऑफ, इट विल बी न्यूली पिंच्ड ऑफ लाइसोसोम. कहाँ से, फ्रॉम गोल्गी बॉडीज. स्मॉल होगा ये. उसके बाद इसमें क्या होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी होंगे. ओके, कौन सी फॉर्म में, इन ग्रेन्यूल फॉर्म. इस समय कौन सी फॉर्म में है, ग्रेन्यूल फॉर्म. अब प्राइमरी से बनेगा सेकेंडरी. सो सेकेंडरी के बारे में भी यहाँ लिख देते हैं, प्राइमरी से बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम. तो जो सेकेंडरी लाइसोसोम होगा, अब ये क्या करेगा कि इस प्राइमरी के बीच में जो भी ये फूड पार्टिकल है इसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा. सो जो सेकेंडरी लाइसोसोम होगा इसके अंदर क्या क्या होगा, इट विल कंटेन डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसमें भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे. प्लस क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके, इसके अलावा इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे. और अब क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो जो भी कोई डाइजेशन वाला चीज़ होगा, यूजफुल चीज़ होगा, वो इसी लाइसोसोम में डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो बच जाएगा दैट इज़ द अनडाइजेस्टेड. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड हो जाएगा ये उसको क्या कर देगा, इट विल रिमेन फ्री, और ये कह सकते हैं वो यहीं पे ही रहेगा. सो चलिए अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेज बना देता हूँ.
सो जो ये प्राइमरी लाइसोसोम है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी लाइसोसोम। सो इसमें से देखिए एक कंपोनेंट को इसने डाइजेस्ट कर लिया और लेट अस सपोज इसको डाइजेस्ट नहीं किया, यानी यूजफुल कंपोनेंट है। सो ये क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी को मैं 2 डिग्री से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इट विल बी द सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बनाता हूँ, आप साथ साथ में लिखिएगा। तो सेकेंडरी लाइसोसोम से जो थर्ड स्टेज का लाइसोसोम होगा दैट विल बी नॉन एज टर्शरी लाइसोसोम। सो टर्शरी लाइसोसोम में क्या होगा, साथ साथ में लिखिए। सो टर्शरी लाइसोसोम में क्या होगा कि जो इनडाइजेस्टिव, एक होता है अनडाइजेस्टेड, क्या बोला मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे मैं चलिए टर्शरी लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे अनडाइजेस्टेड था तो टर्शरी में क्या होंगे, इनडाइजेस्टेड, कि जो उसने अपने अंदर ही डाइजेस्ट किए हैं, इनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा। अभी जो इनडाइजेस्टेड फूड है वो इस लाइसोसोम के अंदर ही है, ठीक। और जो ये इनडाइजेस्टेड फूड है इट विल बी रिमूव्ड। ये क्या हो जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड। सो जब अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो जाता है दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। सो ये लेक्चर भी हमने बनाया है, इट इज ऑल्सो नोन एज ईफेजी है, एक्चुअली इट इज GY, ईफेजी भी इसको कहा जाता है, ठीक। अगर, अब नोट द पॉइंट, अगर जो ये अनडाइजेस्टेड या इनडाइजेस्टेड फूड है, अगर ये यहाँ पे लेफ्ट रह जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ होने का खतरा होता है, बहुत सारी डिजीज़ होने का खतरा होता है। ऐसे उसमें से एक डिजीज़ है हेपेटाइटिस। ओके, सो बात समझ में आई। सो चलिए आप क्या करते हैं, ये जो 2 डिग्री है ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा। अब ये इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो सेल के किसी भी काम का नहीं है, सेल के जो काम का मटेरियल था वो डाइजेस्ट कर चुका है। और फाइनली इसको कहा जाएगा टर्शरी लाइसोसोम। और जो ये टर्शरी लाइसोसोम है फाइनली बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो ये फूड मटेरियल है सेल के बाहर चला जाएगा। सो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, राइट। बात समझ में आई। अब जो ये टर्शरी लाइसोसोम होता है, क्योंकि इसमें इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा है इसलिए इसको रेजिड्यूल बॉडी भी कहा जाता है, रेजिड्यूल बॉडीज भी कहा जाता है। ओके, इज दैट क्लियर। सो ये थे पहले 3 टाइप्स। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर, दैट इज द टाइप नंबर 4। सो जो 4th टाइप है हमारे पास लाइसोसोम की दैट इज नॉन एज, ये 3 टाइप्स हो गई, दैट इज नॉन एज, और द 4th स्टेज ऑटोफेजिक। कौन सी है, ऑटोफेजिक। सो ऑटोफेजिक देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, ऑटोफेजिक, यानी कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे सेल के अंदर कुछ लाइसोसोम्स ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली जो फॉरेन फूड मटेरियल होगा या सेल के अंदर जो भी कचरा वगैरह होगा, सो सेल के अंदर जो कचरा रहता है उनको क्या कहा जाता है, डिस्पोज्ड मटेरियल। क्या कहा जाता है, डिस्पोज्ड मटेरियल, ये इसके साथ है। सो वो जो डिस्पोज मटेरियल है दीज आर नोन एज सेल डेब्रिस, उनको कहा जाता है सेल डेब्रिस। सो ये जो ऑटोफेजिक वैक्यूल होता है इन सेल डेब्रिस को क्या करता है, रिमूव करता है। तो बेसिकली जो ये सेल डेब्रिस होते हैं ना, दीज आर बेसिकली द अनवांटेड सेल्स, दीज आर बेसिकली द अनवांटेड सेल्स। सो द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सेल्स, ध्यान से सुनिएगा, सो द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सेल्स फ्रॉम द cell or from the through the lysosome, that phenomena is known as apoptosis। क्या कहा जाता है उसे, apoptosis, और उसको कहा जाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, PCD। सो जो ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है, ये एपोप्टोसिस होता है, ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है सेल के अंदर जिसमें वो अनवांटेड सेल्स को क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिमूव करता जाता है, या अनवांटेड सेल मटेरियल को ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिमूव करता है। सो दैट्स वाई ऑटोफेजिक वैक्यूल्स को हम डिस्पोजल बैग्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज डिस्पोजल
बैग्स। इज दैट क्लियर टू यू? अब कभी कभी क्या होता है, अगर तो ये जो ऑटोफेजिक वैक्यूल है या ऑटोफेजिक लाइसोसोम है, अगर ये यहाँ पे सेल के अंदर एग्जिस्ट कर गया और कहीं ये सेल के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे सेल को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज ऑटोलाइसिस। क्या कहा जाता है उसे? ऑटोलाइसिस। सो ऑटोलाइसिस इज बेसिकली द सेल्फ डिस्ट्रक्शन। क्या है ये? सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल टिश्यू और द सेल और इट्स ऑर्गन। तो अब यहाँ पे मैं बाकी लाइसोसोम बना देता हूँ। सो क्या होगा, देखिए मैंने क्या बोला कि और जो सेल डेब्रिस होंगे, सो लेट अस सपोज, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारे के सारे इसी स्टेज में आएंगे, ठीक, सो वो भी एक्चुअली इसी से ही डिराइव होंगे। सो लेट अस सपोज ये एक हमारे पास क्या है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम है या वेजाइकल है, लेट अस सपोज, एक ही बात है, ठीक। सो ये भी क्या करेगा, ऑटोफेजिक वेजाइकल या लाइसोसोम 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री में, और इस तरह से ये सेल के बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगर सेल कोई फॉरेन बॉडी बाहर से इंजेस्ट कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, सब में यही प्रोसेस होना है कि फैगोसाइटोसिस से अगर मान लीजिए कोई फॉरेन बॉडी आई, तो वो भी फैगोसाइटोसिस के बाद क्या होगा, ये जो फूड मटेरियल है ये एनक्लोज हो जाता है एक वैक्यूल के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है, फैगोसोम। क्या कहा जाता है, फैगोसोम। और वो जो फैगोसोम है वो भी दोबारा अल्टीमेटली 2 डिग्री लाइसोसोम में कन्वर्ट हो गए, पूरा का पूरा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है, राइट। अब जैसे कि कुछ वैक्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ गोल्गी के भी रहते हैं, ठीक है। सो जो ये लाइसोसोम्स हैं, ये आपने देखा था सेल के अंदर के कुछ सेक्रेटरी वेजाइकल्स होते हैं, तो ये यहाँ से सेक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द मेथड ऑफ सेक्रीशन, राइट। सो काफ़ी खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट था, काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से जो लाइसोसोम्स हैं बन रहे हैं, किस तरह से फॉरेन बॉडीज़ को इंजेस्ट करने के बाद वो सेल के बाहर भेज रहे हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो साथ ही साथ क्या कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लाइसोसोम्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सेल के अगर फंक्शंस की, इनफैक्ट लाइसोसोम के अगर फंक्शन की बात की जाए, तो सबसे पहला जो फंक्शन ये परफॉर्म करता है, जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर रहा था, सो ये फूड पार्टिकल्स को विद इन द सेल भी डाइजेस्ट कर सकता है, जिसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है, और ये सेल के बाहर भी, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। उसके अलावा ये बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में किस तरह से रोल प्ले करता है कि जो भी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं उनको थ्रू एपोप्टोसिस ये सेल के बाहर फेंक देता है, सो बॉडी हेल्दी रहती है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है, किस तरह से डाइजेशन का हमने पार्ट देखा। उसके बाद इट एक्ट एज ए स्कैवेंजर, ठीक है। तो स्कैवेंजिंग का काम किस तरह से, स्कैवेंजर जिस तरह डेड एंड डिकेइंग वेक्टर पे डिपेंड होते हैं, सो ये भी क्या करता है, हमारे सेल के अंदर जो भी डेड या एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको बाहर फेंक देता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक। उसके बाद ये जो वहाँ पे यूज़लेस चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, जैसे कि यूज़लेस डेब्रिस, कचरा वगैरह जो भी होता है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक। और नंबर 7 बेसिकली अल्टीमेटली एक ही फंक्शन आ रहा है कि एक्स्ट्रा चीज़ों को सेल से ये बाहर निकाल रहा है, ठीक। और उसके बाद इट इज़ ए स्टोरेज सेंटर ऑफ डिजीज़। अगर लेट अस सपोज कि कोई लाइसोसोम सेल के अंदर बस्ट हो गया या डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारी वो आपको बीमारियाँ भी कॉज कर सकता है। सो जिसके कारण हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये उसको भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। सो इट हार्म आवर जेनेटिक मटेरियल। सो ये था पूरा का पूरा लाइसोसोम्स के बारे में। काफ़ी डिटेल्ड हमने एनालिसिस किया है उसको और पूरी तरह से 4 स्टेजेस डिस्कस की हैं उसकी, और ये आपको एग्जामिनेशन में भी आ सकता है लॉन्ग आंसर के तौर पे। होप करता हूँ आपको आज का वीडियो सेशन काफ़ी
अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो वो हमें डेफिनेटली पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।